हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गणेश में स्वागत करता हूं और आज मैं यहां पर उपस्थित हूं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए। समस्याएं जो आपकी इतिहास विषय को लेकर के हैं कि सर हम इतिहास विषय के ऊपर एक समझ विकसित कैसे करें, हम इतिहास विषय के नोट्स कैसे बनाएं। सर यह एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें कहानी ही कहानी है, यह हमें समझ में नहीं आता है। तो इन सभी जो आपकी ये सभी समस्याएं हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से प्रारंभ करते हुए अपनी इतिहास को यात्रा प्रारंभ करेंगे अपने इतिहास की, और मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा जिससे आपकी इतिहास पर एक बेहतरीन समझ विकसित होगी। ठीक है, साथ ही साथ आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में आपको इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट और अपनी यात्रा को करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इतिहास कि आखिर इतिहास शब्द कैसा है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इतिहास। तो देखिए, इतिहास जो शब्द है वह इति प्लस हा प्लस आस से मिलकर के बना हुआ है। इति प्लस हा प्लस आस, जिसका मतलब होता है निश्चित रूप से घटित। जिस इतिहास का मतलब होता है निश्चित रूप से घटित। ठीक है, यदि हम आगे बात करें तो इतिहास में मानव द्वारा घटित घटनाओं का क्रमबद्ध उल्लेख किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। मतलब मानव जो प्राचीन काल का मानव था और जो वर्तमान काल का मानव था, तो इसके जो जीवन में जो एक क्रमिक घटनाएं घटित हुई हैं, उनका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम आगे चलें तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। यह एक यूनान के निवासी थे, यूनान के निवासी थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या? हिस्टोरिका। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? हिस्टोरिका। और इन्होंने ही, हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इस कारण से इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इतिहास की शब्द की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे ये तो हमने समझ लिया कि इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, कि किससे मिलकर बना है, इसका मतलब क्या होता है। अब हम समझते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो देखिए, इतिहास जो शब्द है वो आपका हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और हिस्ट्री जो आपका शब्द है वह अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है। किसका है? अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, और इसे रोमन लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, रोमन लिपि में। तो हिस्ट्री, इतिहास जो शब्द है वो हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है, और हिस्ट्री जो आपका शब्द है वह ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्या? ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिका। 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 तो यह जो शब्द है वह हिस्टोरिका नामक शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बुनना या संग्रह करना। ठीक है, तो यदि हम देखें तो इतिहास शब्द के इतिहास में मानव द्वारा घटित घटनाओं को संग्रह ही तो किया जाता है। आप मुझे बताइए कि इतिहास के अंतर्गत हम मानव के जीवन की घटित घटनाओं को संग्रह ही तो करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यह आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो आगे अब प्रश्न उठता है कि सर हमें इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्या है। आखिर क्या हम इतिहास को पढ़े बिना नहीं जीवन जी सकते हैं, या हमें इतिहास की पढ़ने की आवश्यकता क्या है। ठीक है,
तो यही अब हमें समझना है कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मानव जीवन के कुछ आयाम होते हैं। आयाम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानव जीवन के कुछ पक्ष होते हैं जिनसे हमें मानव के जीवन को समझने में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इन आयामों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आयाम, सबसे जो पहला आयाम है वो है धार्मिक, दूसरा जो आयाम है वो है सामाजिक, तीसरा जो आयाम है वो है आपका राजनीतिक, चौथा जो आयाम है वो यहाँ पर सांस्कृतिक थोड़ी गलत लिख गया है, तो मैं यहाँ पर सही कर देता हूं इसको। तो चौथा जो आयाम है वो है सांस्कृतिक। ठीक है, और पांचवा जो आयाम है वो है आपका क्या, आर्थिक। ये पांचों आयाम है जिनके द्वारा हमें मानव का जीवन समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब यदि हम इनकी बात करें तो देखिए, धार्मिक आयाम की यदि हम बात करें, तो यदि हम वर्तमान समय की धार्मिक जीवन की बात करें, तो वर्तमान समय का जो धार्मिक जीवन है वो बहुत ही अलग है। ठीक है, और यदि हम बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, या हम कहें कि 2000 वर्ष पूर्व धार्मिक जीवन अलग था। 2000 वर्ष पूर्व और आज का जो वर्तमान का धार्मिक जीवन है वो अलग है। ठीक है, यदि जैसे हम बात करें तो आज के धर्म में, यदि जैसे हम हिंदू धर्म की बात करें या सनातन धर्म की बात करें, तो आज के समय में इसमें 3 त्रिदेव की अवधारणा है, मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है, और यदि हम आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी हड़प्पा और सिंधु सभ्यता थी, वहां पर पशुपतिनाथ की मतलब पूजा की जाती थी। किसकी, पशुपतिनाथ। ठीक है, यहाँ पर मातृ देवी की पूजा की जाती थी। तो यह परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो अगर मतलब, और यह जो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि जो आज का जो धर्म है वो एकाएक हमें प्राप्त हो गया है, यह धीरे धीरे विकास हुआ है। ठीक है, और धीरे धीरे विकास होकर आज हमें इस रूप में प्राप्त हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप आज से मतलब जो प्राचीन समय का धर्म है उसे जाने बगैर आज के धर्म को समझ सकते हैं कि कैसे आज का धर्म हमें प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसे ही यदि हम सामाजिक जीवन की बात करें, तो सामाजिक जीवन देखिए, आज का जो समाज है हमारा वो अलग समाज है, और आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व अलग समाज था। ठीक है, और यदि हम जैसे राजनीतिक जीवन की बात करें, तो यदि हम वर्तमान समय की बात करें, देखिए राजनीतिक जीवन में हमारे यहाँ अभी जैसे हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, लेकिन प्राचीन काल में जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था मतलब जो भी होगा वो राजा ही होगा राज्य का। ठीक है, तो क्या आप मुझे बताइए कि क्या आप प्राचीन काल को समझे बिना इस संसदीय व्यवस्था को समझ सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यह इससे कनेक्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं इससे यह कनेक्ट है। ठीक है, तो आप बिना प्राचीन समय के राजनीतिक जीवन को समझे वर्तमान समय के राजनीतिक जीवन को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और यदि हम यह बात करें तो यह भले ही मतलब अलग अलग है। जैसे राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जो होता है वो राजा प्रमुख होता है और उसका शासन चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं यह कनेक्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो वो है वो हमने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। फिर यदि हम सांस्कृतिक जीवन की बात करें, तो ऐसे ही सांस्कृतिक जीवन की बात करें तो हमारे वर्तमान समय में कुछ परंपराएं अलग हैं। ठीक है, और प्राचीन समय में कुछ परंपराएं अलग थी। ठीक है, तो आप इन परंपराओं को बिना प्राचीन का अध्ययन किए नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आर्थिक जीवन की बात करें हम, तो आर्थिक जीवन को भी आप बिना प्राचीन समय के आर्थिक जीवन को समझे बिना आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप जब इन सभी पक्षों को नहीं समझ सकेंगे तो आपको वर्तमान समय के मानव जीवन के बारे में जानकारी
उचित रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब इतिहास का कुछ और भी महत्व है, जैसे ये तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास का कुछ और भी महत्व है, जैसे वो हमें साहित्यिक रूप में जैसे प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो है कि छांदोग्य उपनिषद। क्या? एक हमारा उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। इसमें जो इतिहास के महत्व के रूप में इसमें स्वीकार किया गया है कि इन्होंने इतिहास का 5वां वेद मान लिया है। क्या? 5वां वेद, मतलब छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि इतिहास 5वां वेद है। ठीक है, 4 वेद हमारे होते हैं, अभी उसके बारे हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, और यदि बात करें तो एक हमारे दार्शनिक हुए हैं जो हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि यदि किसी राजा को अपने राज्य के लिए एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, ठीक है, तो वह बिना अपने राज्य का इतिहास जाने कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। मतलब अपने राज्य में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नहीं कर सकता है। तो यह सब हमें जानकारी कहां से मिलती है? इतिहास से मिलती है। इस कारण से हमें इतिहास को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो इतिहास के महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो इतिहास के महत्व के विषय में है कि हमें एक तो ज्ञान प्राप्ति के लिए इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। किसके लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। इसके अलावा प्राचीन समय और वर्तमान समय में अंतर स्पष्ट करने के लिए या उसका विकास जानने के लिए, प्राचीन से वर्तमान समय तक का विकास, वर्तमान समय तक का विकास, और हमारे मन में जो गलत अवधारणाएं बन गई हैं, ठीक है, उनको दूर करने के लिए। तो क्या? गलत अवधारणाओं को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। तो ठीक है, आप लोग अब समझ ही गए होंगे कि हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि इतिहास क्या है, कहां से यह शब्द आया है। अब हम समझते हैं, और उसके महत्व के बारे में हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यदि हम स्रोतों की बात करें तो इतिहास जानने के मुख्यतः 2 स्रोत हैं। एक तो है आपका साहित्यिक स्रोत और एक है आपका पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ऐसे स्रोत आते हैं जिनके द्वारा मतलब हमें इतिहास जानने के लिए जो ग्रंथ लिखित रूप से प्राप्त हुए हैं। क्या? इतिहास की जानकारी के लिए जो हमें लिखित रूप से ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, मतलब जिन ग्रंथों से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें कहते हैं साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं और इनके द्वारा इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। तो खुदाई से प्राप्त हुए हैं और इनसे हमें इतिहास समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के साथ में एक मतलब हम कहेंगे कि परेशानी भी है। जैसे यदि साहित्यिक स्रोत की हम बात करें तो इनको हमें बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? बार बार लिखना पड़ता है। और जब हम किसी चीज को बार बार लिखते हैं तो हो सकता है कि जो हमारा डाटा है वो यहाँ से वहां भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि आप बार बार लिखते हैं तो कहीं न किसी ने कुछ और जोड़ दिया, किसी ने कुछ और जोड़ दिया, तो वो डाटा थोड़ी चेंज हो सकता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोत के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसे तो आपने जो खुदाई में प्राप्त हुआ है उसे तो आपने म्यूजियम में रख दिया है। ठीक है, और वह वैसे ही हमेशा तक बना रखेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि साहित्यिक स्रोत में क्या आता है और पुरातात्विक स्रोत में क्या आता है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में मुख्यतः 2 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। एक तो आते हैं, देखिए, अपने ब्राह्मण ग्रंथ,
और इन्हें हम कह सकते हैं क्या, एक अन्य नाम से क्या, वैदिक ग्रंथ। क्योंकि वैदिक धर्म के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वही सब, उन्हीं सब का इनमें वर्णन किया गया है, ठीक है। और एक है हमारे गैर ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, यानी गैर ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है, इनसे हमें वैदिक धर्म की जो है वो जानकारी नहीं प्राप्त होती है, ठीक है। यदि हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इसमें आते हैं आपके वेद, उपनिषद और आरण्यक। अभी इनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में चर्चा करेंगे कि वेद क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं। अभी आप खाली एक ओवरव्यू देख लीजिए, ठीक है। और यदि हम गैर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो इनमें आते हैं बौद्ध व जैन ग्रंथ। इनमें बौद्ध व जैन ग्रंथ आते हैं जिनसे हमें इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और यदि हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं आपके अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के और मोहरें, ठीक है। अभिलेख की यदि हम बात करें तो अभिलेख जैसे किसी राजा के द्वारा अपनी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा दी जाती थी। किस पर? पत्थरों पर उत्कीर्ण करवा दी जाती थी, तो इन्हें कहते थे हम अभिलेख, ठीक है। मूर्तियां आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है, और सिक्के भी आप लोग समझते होंगे, और मोहरें, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए, इतिहासकारों ने इतिहास को जानने के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है। अब देखते हैं कि वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है सबसे पहले? प्राग ऐतिहासिक काल। तो ऐसा काल जिसकी जानकारी के लिए हमें कोई लिखित रूप से साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी कि इस काल की जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वह केवल पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त होती है। अब मैं आपको समझा चुका हूं पुरातात्विक, ठीक है, तो आप समझ लेना। तो पुरातात्विक स्रोत से केवल प्राप्त होती है। और यदि मैं इस काल की बात करूं तो इस काल में हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का काल रखा जाएगा। क्या मतलब? जो प्राचीन काल था, बिल्कुल प्राचीन, जब मतलब मानव का जन्म हुआ था, ठीक है, उस काल को इस काल में रखा जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर देखते हैं। तो हमारा जो अगला भाग है वह है आपका आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल को देखते हैं। तो इस काल की जो हमें जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त भी होती है, और इस काल के लोगों को लिपि की जानकारी थी, ठीक है। इस काल के लोगों को लिपि की जानकारी थी, लेकिन विडंबना यह है कि हम लोग इस लिपि को आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्या नहीं कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। यदि हम बात करें तो इस काल के अंतर्गत हम जैसे हड़प्पा सभ्यता को रखेंगे, ठीक है। किसको रखेंगे? हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी होती है हमें वो पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वह थी भावचित्रात्मक, लेकिन हम लोग आज तक इस लिपि को क्या कर पाए हैं? पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो इस काल में रखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता को। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट काल को देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला काल है वो है ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। और इस काल की जानकारी जो है वो हमें पुरातात्विक स्रोत से भी प्राप्त होती है और साहित्यिक स्रोत से भी प्राप्त होती है। मतलब इस काल को जानने के लिए हमें अनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इस काल की जानकारी हमें कुछ खुदाई से जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनसे भी प्राप्त होती है। और यदि हम इस काल की बात करें तो इस काल के अंतर्गत जैसे मौर्य काल, गुप्त काल और उसके बाद के समय को रखा जाता है। तो उसके बाद के समय को रखा जाता है, ठीक है। तो यह आप लोग समझ ही चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम समझते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 कालों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो काल है उसे कहते हैं पुरापाषाण काल, ठीक है।
दूसरा जो काल है उसे कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो काल है उसे कहते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, इनके यदि हम टाइम पीरियड की बात कर लें तो इनका जो टाइम पीरियड है वह है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, और यदि मध्य पाषाण काल की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है वह है 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व, और यदि हम नव पाषाण काल की बात करें तो नव पाषाण काल का जो समय है वो है 7,000 ईसा पूर्व से के बाद, मतलब। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पुरा पाषाण काल में क्या था। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल मतलब इस काल में मानव एक संग्राहक था। क्या था? संग्राहक था। वह क्या करता था कि वह भोजन का संग्रह करता रहता था। ठीक है, उसके जो वह है वो गुफाओं में रहता था। ठीक है, क्या करता था? गुफाओं में रहता था और दिन भर वह भोजन संग्रह करता रहता था। इस समय के मानव का कोई स्थायी जीवन नहीं था। ठीक है, वह जहां भी उसे भोजन मिल जाता था वहीं पर रुक जाता था। लेकिन इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या? कि इस काल में आग की खोज हो गई थी। क्या? मानव ने आग की खोज कर ली थी, और जैसे ही मानव ने आग की खोज की तो अब आग से उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। क्या हुआ कि मतलब जो वो कच्चा मांस खाते थे उसे पकाकर खाने लगे। ठीक है, पकाकर खाने लगे, और जो आग जलाकर अपनी जानवरों से रक्षा करने लगे। ठीक है, आग जलाकर जानवरों से रक्षा करने लगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम चलते हैं मध्य पाषाण काल के बाद। मध्य पाषाण काल में तो इस काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण काल। अब इसे संक्रमण काल क्यों कहा जाता है? तो देखिए, इस काल में जो मानव है मतलब वह नदियों के किनारे आ गया था। पुरा पाषाण काल से इस काल में मानव नदियों के किनारे आ गया था, और वह नदियों के किनारे जैसे ही आया तो उसने क्या किया कि जब मानव ने कुछ जैसे फल फूल खाए तो उसने उसके दाने, जो फल फूलों के दाने थे, वो वह उन्हीं नदियों के किनारे फेंक दिए, और उसने देखा कि कुछ समय बाद उसी भूमि से वहां पर एक पौधा उगाया है। ठीक है, क्या उगाया है? पौधा उगाया है, और कुछ समय बाद उस पौधे से ही उन्हें फल फूल प्राप्त होने लगे हैं। तो मानव ने देखा कि धरती से तो हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है, और आप देखेंगे कि बाद में धरती की उर्वरा के देवी के रूप में पूजा भी की जाने लगेगी। ठीक है, तो मतलब कि धरती से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसे संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि मानव इस काल में नदियों के किनारे रहने आ चुका था। ठीक है, फिर संक्रमण काल के बाद मानव आता है नव पाषाण काल में। यह एक बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि यह एक क्रांतिकारी काल था। क्या था? क्रांतिकारी काल, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आविष्कार हुए कि यदि यह ना होते तो आज का हमारा जो जीवन है वो शायद ऐसा ना होता। ठीक है, तो इस काल में मानव ने क्या किया कि मानव नव पाषाण काल में जैसे ही आया तो सबसे पहले उसने क्या की? कृषि की खोज कर ली। मतलब कृषि की खोज हो गई, क्योंकि वह समझ तो मध्य पाषाण काल में ही गया था कि धरती से हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस काल में क्या हुआ? कृषि की खोज हो गई। अब जैसे ही कृषि की खोज हुई और मानव ने फसल बोना प्रारंभ किया तो उसने मतलब अब वह उस फसल को के पकने का इंतजार करने लगा। क्या करने लगा? फसल के पकने का इंतजार करने लगा, और वह मतलब बहुत समय तक एक ही स्थान पर रहा। तो वह उसका जीवन कैसे हो गया? स्थायी हो गया। ठीक है, कैसा हो गया जीवन उसका? स्थायी हो गया, क्योंकि वह फसल पकने का इंतजार करने लगा था। ठीक है, अब जैसे ही उसका जीवन स्थायी हुआ तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ? गांवों बस्तियों का विकास हुआ, बस्तियों से फिर धीरे धीरे गांवों का विकास हुआ, और गांव से धीरे धीरे फिर क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। तो इस प्रकार मानव सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। इसके साथ ही साथ इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना और भी थी कि इस काल में मानव ने पहिए की खोज कर ली थी। किसकी खोज कर ली थी? पहिए की खोज। और जैसे ही मानव ने पहिए की खोज की तो उसने सबसे पहले तो चाक के द्वारा बर्तन बनाए। ठीक है, चाक के द्वारा क्या किए? बर्तन बनाए, और
फिर उसने इस पहिए का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में भी किया। क्या किया? परिवहन के साधन के रूप में। तो मानव सभ्यता का बहुत ही ज्यादा विकास इस काल में हुआ। ठीक है, तो यह आप लोग समझ चुके होंगे प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मतलब यदि मैं बात करूं कि मैंने आपसे चर्चा की थी कि नोट्स कैसे बनाएं, तो आप ऐसे ही फ्लो चार्ट के रूप में नोट्स बनाएं और साथ ही साथ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं उसे भी अपने नोट्स में ऐड करते जाएं, जिससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल स्टडी विद गणेश को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो अपनी यह वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कुछ जैसे आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि सर आप ऐसा ऐसा कीजिए। ठीक है, तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको हमारे चैनल स्टडी विथ गणेश को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर दबा देना है, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग खुश रहिए और आराम से अच्छी तरह से पढ़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।